नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम की तरह ही आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ विधियों के बारे में अपने पुराने 2 लेक्चर्स आपके सामने भेज दिए हैं। अब उन्हीं लेक्चर्स में कुछ विधि जो है वो और हैं, उन्हीं को विस्तारित करेंगे और देखेंगे कि ये शिक्षा मनोविज्ञान या बालक के विकास में कितना उपयोगी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम अपनी जो नेक्स्ट विधि है 7 नंबर की, उसको हम साक्षात्कार विधि कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटरव्यू विधि। ठीक है, इसमें हम किस तरह की सूचनाएं ग्रहण करते हैं और ये शिक्षा मनोविज्ञान में क्यों उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान जानते हैं वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति में जब तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके की घटनाओं का हम जिक्र नहीं करते हैं तब तक मनोवैज्ञानिक विधि में हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। साक्षात्कार में क्या होता है, हम प्रत्यक्ष वे में जाके किसी से इंटरव्यू लेते हैं, चाहे उसकी जो समस्या होता है, जो डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन होता है वो प्रत्यक्ष वे में होता है। तो उसी प्रकार से हम, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई एक्सपेरिमेंट हो, चाहे कोई रिसर्चर हो, वो व्यक्ति के पास जाता है और इंटरव्यू के थ्रू सूचनाएं ग्रहण करता है। इंटरव्यू के थ्रू इसलिए ग्रहण करता है क्योंकि बाद में वो व्यक्ति अपनी जो उसने सूचनाएं हमको दी हैं वो उसकी सूचनाएं बाद में एग्जैक्ट वैसी नहीं रहती हैं, क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति का माइंड इतना चंचल और वो होता है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है। इसलिए इंटरव्यू के माध्यम से सूचनाएं ग्रहण करना एक प्रत्यक्ष, एक आइडेंटिफिकेशन और विश्वसनीय तरीका माना जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि पहला पॉइंट इसका क्या है। इसमें कहा गया किसी समस्या या शोध में इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आजकल मोस्टली शोध या कोई समस्या होती है वो इंटरव्यू कन्वर्सेशन के माध्यम से ही मोस्टली डिपेंड हो गए हैं। उसमें एक एडवांटेज ये रहता है कि उसकी जो सूचनाएं होती हैं वो सेकेंडरी डाटा पे बेस्ड नहीं होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम बच्चों पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आप देखते होंगे कि आजकल सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में सभी स्कूलों में इंटरव्यू के माध्यम से भी एडमिशन होने लगे हैं। मम्मी पापा का भी एडमिशन, मम्मी पापा जब बच्चे के साथ में जाते हैं तो उनका भी वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है, ताकि बच्चे का बैकग्राउंड की भी वो सही तरीके से जांच कर सके। तो साक्षात्कार विधि में क्या होता है, मोस्टली बच्चे या उससे जुड़े हुए लोगों का इंटरव्यू लेके तब बाद में एडमिशन किया जाता है। और अगर बच्चे की कोई समस्या भी होती है तो वो उसको इंटरव्यू के थ्रू सलूशन करने की कोशिश करते हैं। तो साक्षात्कार विधि जो है शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि व्यक्ति से सूचनाएं ग्रहण करने के लिए बातचीत का माध्यम अपनाते हैं। मतलब जब हम इंटरव्यू लेंगे तो ऑब्वियस बात है कि कन्वर्सेशन होगा। वो कन्वर्सेशन बच्चे के साथ भी हो सकता है, किसी पेशेंट के साथ भी हो सकता है, किसी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साथ भी हो सकता है, क्योंकि क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में डिफरेंस है, एक सूचना लेने वाला, एक सूचना देने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साक्षात्कार विधि में जो है वो एक कन्वर्सेशन का माध्यम अपनाती है। इसके बाद में देखते हैं किसी समस्या का अध्ययन करने के लिए प्रयोगकर्ता विषय, मतलब सब्जेक्ट जो होता है, से आमने सामने बातचीत करके उचित और आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम प्रत्यक्ष सामने सामने होंगे तो जो व्यक्ति होगा वो सूचनाएं जो होगा अपनी वोकल लेवल पे देखता है, लेकिन जो सूचनाएं वो प्रेषित करता है उसमें बाद में वो मॉडिफाई नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बाय रिकॉर्डिंग होती है और कन्वर्सेशन हो जाता है। या अगर रिकॉर्डिंग नहीं भी होती है तो जो प्रयोग करता है वो लिखता जाता है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू लिया जाता है तब उसमें कुछ चेंजिंग ना हो सके, और वो उसका डाटा होता है वो पंजीकृत माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंटरव्यू के माध्यम से भी हम सूचनाएं को प्रेषित कर सकते हैं। ये हमारी शोध विधि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व रखती हैं। अब इसमें देखते हैं कि कोई भी विधि होती है उसमें दोष और हानि दोनों होते हैं, मतलब लाभ और हानि दोनों होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, ये क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इंटरव्यू विधि का सीधा सीधा मतलब है कि ये प्रत्यक्ष वे में एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जो शोधकर्ता और जो एक्सपेरिमेंटल होता है दोनों का समन्वय होता है। ये कन्वर्सेशन वे के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। इसमें सूचनाएं जो होती हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्थापित हो जाती हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो इसमें क्या होता है कि जब सामने वाला मतलब सब्जेक्ट जो होता है जिस पे हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो क्या करता है कि वो आपको सूचनाएं वही प्रेषित करता है जो उसके आसपास घटी हुई होती हैं या जो उसके मन में चल रही होती है, ना कि वो अपने तरीके से मॉडिफाई करके जो वो सूचनाएं ग्रहण करता है। इसको सभी तरीके से हम पंजीकृत मानते हैं।
ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं इस विधि के कुछ गुण भी हैं। गुण इसमें अगर हम गुण की हम बात करते हैं तो इसमें गुणों की बात में करते हैं, ये इजी सबसे है, क्योंकि हम सामने जाके उससे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करके इसको हम ले आते हैं। लेकिन इसमें दोष एक ये भी हो सकता है कि मान लो हम जिससे सूचनाएं ग्रहण करते हैं वो व्यक्ति आपके आने से कुछ घबरा जाए या हेजिटेट महसूस करे, तो आपको सूचनाएं वो सही तरीके से प्रेषित ना कर सकते, क्योंकि कोई भी विधि होती है उसमें निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों पाई जाती हैं। इसलिए साक्षात्कार विधि में भी निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों में होती है, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्योंकि हम प्रत्यक्ष ले रहे हैं, क्योंकि डाटा कलेक्शन का माध्यम क्या होता है, प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है। और डाटा कलेक्शन के बियॉन्ड अगर हम जाके इस बाद में देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटल जो होता है वो उसके जाने से उस व्यक्ति को प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ना बता सकें। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर पेशेंट का होता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है डॉक्टर पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास तो अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स पेशेंट के पास ऐसी होती है जो वो छुपा ले जाता है, जिनको वो नहीं बता पाता है, तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो और बढ़ती जाती है। डॉक्टर को हम जितना बताएंगे उतने पे ही वो आपको मेडिसिन देगा। अगर हम उससे कुछ छुपा लेंगे तो हमको वो उस प्रॉब्लम की मेडिसिन नहीं देगा। तो इस प्रकार से साक्षात्कार में भी यही है कि साक्षात्कार में क्या है कि जितनी हमको सूचनाएं चाहिए होती हैं हम उतनी उसे ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो सही बताता है या गलत बताता है। अगर वो जिस तरीके से बताएगा हमारा डाटा वैसा ही तैयार होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चनायर, जिसको हम बोलते हैं, जिसको प्रश्नावली विधि। ये भी शिक्षा मनोविज्ञान में एक अपना महत्वपूर्ण अंग रखती है और इससे भी हम सूचनाएं ग्रहण करके उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या है पॉइंट्स। इस विधि में व्यक्ति सूचनाएं ग्रहण करने के लिए कुछ सुलझे और संक्षिप्त प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार करता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्रश्नावली विधि में क्या होता है, अगर हमको जिस टॉपिक से रिलेटेड सूचनाएं ग्रहण करनी है या जिस सोसाइटी कम्युनिटी या जिस क्लास के में सूचनाएं ग्रहण करनी है उसी से रिलेटेड उस माइंड सेटअप के बच्चों के लिए 10, 15, 20 क्वेश्चन तैयार करते हैं। सबसे इसमें एडवांटेज ये रहता है कि कम से कम क्वेश्चन हमको छांटने चाहिए, क्योंकि क्या होता है हम अगर ज़्यादा क्वेश्चन प्रश्नावली में इंक्लूड करते हैं तो वो हमारी प्रश्नावली जो भरने वाला होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, वो कहीं न कहीं उसको हैवी मान के इग्नोर कर देता है और जो सूचनाएं होता है वो सही तरीके से प्रेषित नहीं करता है। तो सबसे पहले इसमें हम 10, 15, 20 सवालों की एक प्रश्नावली तैयार करते हैं। हमको अगर 50 लोगों पे एक्सपेरिमेंट करना है या 100 लोगों पे एक्सपेरिमेंट करना है तो हम उनको बाई डाक, बाई ईमेल और बाई PDF के माध्यम से प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि हम डायरेक्ट वे में जाके उनको दे सकते हैं, लेकिन जो हमको वो सूचनाएं देगी उसके लिए हमको टाइम उनको देना पड़ता है, हम उनको फेस टू फेस बैठा के भरवा नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इसका प्रयोग व्यक्ति या समूह पर प्रश्नावली के माध्यम से डाटा एकत्रित करने, उनका अध्ययन करके एवं वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद में हम उनको टाइम फ्रेम देते हैं। टाइम फ्रेम के बाद में वो हमको सूचनाएं अपना इनबिल्ड करके, चाहे वो बाई डॉक के माध्यम से हमको भेज देते हैं या खुद आके दे सकते हैं या किसी भी तरीके से हम उसको कलेक्ट करते हैं। जब हम कलेक्ट करके लाते हैं देन उसके बाद में उसकी स्टडी करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं और जो हमारी फाइंडिंग्स निकल के आती है, फाइंडिंग हमेशा एवरेज में निकल के आती है और उसको जो एवरेज में निकल के हमारी जो फाइंडिंग्स आएगी उसी पे हम अपना शोध कार्य जो होगा आगे गुण दोष जो भी हमारी मेथोलॉजी होती है उसको हम इम्प्लीमेंट करके उसकी फाइंडिंग को निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक अध्ययनों में इस पद्धति का बहुत प्रयोग किया जाता है। आजकल के रिसर्च में सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। अभी नई शिक्षा नीति के बारे में भी इसको लागू किया गया था। इसमें क्या था कि भारत सरकार की तरफ से जो शिक्षा मंत्रालय है उसने एक क्वेश्चन का PDF सबके पास भेजा था और उसमें उन्होंने कहा था आप अपने 15 से 20 क्वेश्चन उसमें थे, उन्होंने कहा था आप अपनी शिक्षा के बारे में सुझाव दे सकते हैं। नई शिक्षा नीति जो हमारी 2021 आ रही है उसके बारे में बहुत सारा सुझाव मांगे गए थे। तो इसी विधि को अपनाते हुए क्या हुआ कि पूरे इंडिया से भारत सरकार ने अपना डाटा कलेक्ट कर लिया। उसी डाटा कलेक्ट के आधार पर सबको रीड आउट किया, फाइंड किया कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम जो मेरे पास है उसके बियॉन्ड हम और जाके इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आजकल जो क्वेश्चनायर विधि है सबसे इफेक्टिव विधि मानी जा रही है, क्योंकि इसमें हम अपने क्वेश्चंस भेज देते हैं सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट हमको उसका रिप्लाई कर देता है। ठीक है, और जो वैज्ञानिक हैं आजकल इसको सबसे ज़्यादा रेलिवेंट दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसको शोध कार्यों में इसका यूटिलाइजेशन होता है।
हम अगर कोई इंटीरियर एरिया है जहाँ नहीं जा सकते, जहाँ कन्वेंस नहीं है, जहाँ हम नहीं रह सकते, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ये किसी जो रेलिवेंट पर्सन होता है वहाँ पे उसके पास सारे भेज देते हैं, वो भरवा के कलेक्ट करके हमको दे देता है, तो उसी पे हम वर्गीकरण करते हैं। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। उसके क्या उद्देश्य ये होते हैं कि सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि कम समय में हम अधिक से अधिक डाटा एकत्र कर सकते हैं, ठीक है, कम समय में हमें, और हम अब्रॉड भी जा सकते हैं। मान लो जैसे हमको किसी कम्युनिटी के बियॉन्ड भी जाके अगर डिस्कशन करना है, या जो हमसे रिलेवेंट नहीं है, तो उसका भी डाटा हम प्रश्नावली के माध्यम से ले सकते हैं। और इसमें जो लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए वो लोकल लैंग्वेज ही होनी चाहिए मोस्टली, क्योंकि लोकल लैंग्वेज अगर हम उसको प्रश्नावली देंगे तो हमको लोकल लैंग्वेज में ही वो आंसर देगा। तो इससे हम उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारे जो उसके भाव होते हैं उनका भी पता आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई भी विधि होती है, कोई भी तकनीक होती है, उसमें गुण और दोष होते हैं। सबसे पहले हम इस विधि के गुण दोष करते हैं। एक तो समय की सबसे ज़्यादा बचत होती है, ज़्यादा सूचनाएं एकत्र करने का माध्यम है, कम खर्चीली ये विधि है, ठीक है, क्योंकि हम ईमेल के द्वारा PDF बना के क्वेश्चन बना के हम भेज देते हैं और इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है, ठीक है। तो अभी नई शिक्षा नीति में इसको ही इम्प्लीमेंट किया था सरकार ने, पूरे भारत से क्या किया, एक क्वेश्चन फॉर्मेट बना के सब प्रोवाइड करा दिया। यूनिवर्सिटीज़ में गया, रिसर्च स्कॉलर्स पास गया, जो शिक्षाविद है उनके पास भी गया, तो सबने अपना अपना डाटा भर के सारा सरकार को रिप्लाई कर दिया। इसमें टाइम की भी बचत हुई, पैसा भी कम लगा, और सस्टेन मतलब जो भारत सरकार को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे वो भी उसको मिल गए। तो इसमें गुण यही है कि वैज्ञानिक आजकल इसको सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं। चाहे जितने भी PhD स्कॉलर्स होते हैं, मोस्टली अगर उनका फील्ड वर्क का काम है तो फील्ड वर्क में 1 या 2 बार जाते हैं, उसके बाद में अपनी जो सूचनाएं होती हैं वो वहाँ प्रेषित करते हैं और प्रश्नावली के माध्यम से उनको ले आते हैं। इसके बाद में दोष देखते हैं। दोष में इसमें ये रहता है कि मान लो हम जिससे सूचनाएं भरवा रहे हैं, जो पुराने टाइम में क्या होता था, जब जनगणना वगैरह होती थी तो हम क्या करते थे कि वहाँ पे किसी एक आदमी को, जिम्मेदार व्यक्ति को हम दे देते थे। वो जिम्मेदार व्यक्ति सबसे भरवा लाता था। मान लो उस जिम्मेदार व्यक्ति ने कभी सूचनाएं को गलत भर दिया, तो इसमें ये रहता है जांचने में कि अगर कोई भी सूचनाएं उसमें गलत भर गई तो जो हमारा डाटा होता है वो हमारा डाटा क्या होता है, सही नहीं हो पाता है। जैसे अभी बहुत सारे सर्वे होते हैं, बहुत सारे सरकार अपनी तरफ से सर्वे कराती है, मनरेगा हो गया या सरकारी जितने भी होते हैं, उसका फीडबैक लिया आता है। फीडबैक में क्या होता है कि कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को हम जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति अपने क्षेत्र की, अपने ईगो के लिए या मान लो अपनी निगेटिविटी छुपाने के लिए वो क्या करता है, सूचनाओं को निगेटिव में भर देता है। तो जिसकी उसकी प्रामाणिकता क्या होती है कि विश्वसनीयता जो होती है वो वैल्यूएबल नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसमें दोष ये है कि इसमें जो टेस्टिंग है उसमें टेस्टिंग का ज़्यादा माध्यम जो है वो नहीं किया जाता है। मतलब हमने जो सूचनाएं ली और वही हमने उसको मान के अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया, जबकि इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए कि वास्तविक रूप से जो हमने सूचनाएं भरवाई हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है उसी ने सूचनाएं भरी हैं, किसी थर्ड पर्सन ने भरी हुई है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अगली विधि है और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम प्रयोगात्मक विधि कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल विधि कहते हैं। हर प्रकार के रिसर्चर्स में इसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट इसका है, क्या है, नियंत्रित परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहारों का निरीक्षण करना। मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस होगा, वहाँ पे उसके जो स्पेसिफिक प्लेस में हम किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को रख के उसका हम निरीक्षण करते हैं, उसको हम जजमेंट करते हैं कि व्यक्ति की जो एक्टिविटी है, जो उसके हाव भाव है, जो उसको वे ऑफ थॉट है वो किस प्रकार का है, और उन्हीं वे ऑफ थॉट्स को हम मान के उस पर हम स्टडी करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस विधि में प्रयोगकर्ता के सामने कोई प्रश्न समस्या नहीं होती है। हम जो एक्सपेरिमेंटल विधि होती है इसमें हम किसी प्रकार के प्रश्न या समस्या के बारे में नहीं पूछते हैं। जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है वो खुद ही आपको वॉच करता रहता है और आपके वॉच करने से वो अपने तरीके के क्वेश्चंस के फ्रेमिंग करता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इस विधि एक प्रकार के नियंत्रण परीक्षण, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, इसको हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन विधि मानते हैं। मतलब एक जो कंट्रोल का लेवल होता है, मतलब कंट्रोल कहने का मतलब जो उसमें ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा प्रयोग करता होता है, उसके मन में सारी पहले से हाइपोथेसिस बनी हुई होती है, परिकल्पना बनी होती है। हमको उसके किस सेक्शन का हमको उसको वॉच करना है और किस वे में जाके उसकी हमें स्टडी करनी है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है जिस पे हम स्टडी करते हैं उसके बारे में हम अपने रिसर्च के बारे में उसको कुछ नहीं बताते हैं और हम सिर्फ उसके बिहेवियर को हम ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं इसमें प्रयोगकर्ता समस्या का हल एक परिकल्पना के अनुसार करता है। मतलब परिकल्पना मैंने बताया कि मतलब एक हाइपोथेसिस होती है, जो प्रयोगकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है, वो एक अपने सेट ऑफ रूल्स बना लेता है, कुछ अपने माइंड में क्वेश्चन बना लेता है कि हमको व्यक्ति किस किस एंगल का
निरीक्षण करना है, परीक्षण करता है, उन्हीं को ध्यान में केंद्रित करते उसके वो एटमॉस्फेयर में पूरी तरीके से क्या होता है कि वो स्टडी करता है। चाहे अगर हम स्कूल क्लास की बात करते हैं तो जो स्कूल क्लास में बच्चे होते हैं तो हर टीचर की नज़र हर बच्चे पे रहती है, और अगर हम उसके सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो जो खेल कूद से लेके जो उसके स्टडी मटेरियल तक का होता है उस पर भी टीचर ध्यान रखता है। और उसी ध्यान के बच्चे टीचर बहुत बच्चों को बोलता है कि तुम अच्छे पढ़ रहे हो, तुम खराब पढ़ रहे हो, तो अलग अलग तरीके से उसको रेनफोर्समेंट भी देता रहता है और अपने अलग अलग तरीके से वे में भी उसको एक्सप्लेन करता रहता है। इसके बाद में देखते हैं यह भी आत्मनिरीक्षण तथा बाह्य निरीक्षण दोनों के समन्वय उपस्थित करती है। इससे मतलब क्या होता है कि आत्मनिरीक्षण टू लुक अपने आप को भी जानने की, और बाह्य निरीक्षण मतलब व्यक्ति जो होता है, जो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब जो प्रयोगकर्ता होता है, वो आपके आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के निरीक्षण का भागीदार होता है। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो व्यक्ति समझ जाता है कि इसकी क्रिएटिविटी, इसकी चेष्टा क्या है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो जान जाता है कि बच्चे की, अगर हम बच्चे के सैंपल लेते हैं, क्लास का सैंपल लेते हैं, तो अगर बच्चा कोई प्रकार की एक्टिविटी करता है, कोई थॉट लिखता है, कोई भी अलग प्रकार की क्रिया करता है, तो उसका आईक्यू लेवल जो टीचर होता है वो जान जाता है कि इसका मन किस टाइप की विधि में लग रहा है। बाह्य का मतलब ये होता है उसके जो एक्सटर्नल बिहेवियर होता है, एक्सटर्नल बिहेवियर में किस तरह क्रियाएँ करता है, किस प्रकार का वो मूवमेंट करता है, कैसी वो वे ऑफ टॉकिंग का यूज करता है। तो ये इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल विधि होती है हम उसको दोनों में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति के आंतरिक हो, चाहे वो व्यक्ति के बाह्य गुण हो, उन दोनों पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि इसके कौन कौन से गुण हैं। ठीक है, यह वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, वैज्ञानिक विधि होती है, इसमें सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आंकड़े तथा तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे आंकड़े भी एकत्रित कर सकते हैं, सैंपलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर हम इसकी फाइंडिंग करते हैं। इसके परिणाम सत्य और विश्वसनीय पाए जाते हैं क्योंकि यह नियंत्रित अवस्था में किया जाता है, एक पर्टिकुलर स्पेस में किया जाता है। इसलिए इसमें क्या हो रहता है कि जो आंकड़े होते हैं वो गलत तरीके से हमको नहीं प्रोवाइड हो सकते, क्योंकि इसमें एक सेट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे एक फिक्स वातावरण है। उसी अगर फिक्स वातावरण है, हम किसी भी चीज़ को कलेक्ट करते हैं कोई भी, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो बाहरी किन्हीं चीज़ों से प्रभावित नहीं होता है, व्यक्ति वहाँ पे इंडिविजुअल होता है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। इस विधि में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, मतलब सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, इस विधि में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। इसका प्रयोग पुनः करके सत्यता की जांच, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा भी इसको हम जांच कर सकते हैं। जो आजकल जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, किसी भी अपराधी को बुला के उसको क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो बैठा के करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्पेस सेट होता है। पुलिस अपने यहाँ उसको लाती है और एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, उसी को स्पेस मान के उसके हाव भाव वातावरण को भी वो क्या करते हैं, वो निरीक्षण करते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इंटरव्यू में देखते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो उससे सवाल पूछते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे जो होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो उसको वॉच करते रहते हैं कि इसकी एक्टिविटी, जो इंटरनल इसके थॉट्स हैं, वो किस तरीके के वो प्रोवाइड कराता है। तो हम देखते हैं कि दोनों प्रकार से क्या होता है कि इसकी हम सत्यनिष्ठता की जाँच करते रहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारी विधियां ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारे दोष पाए जाते हैं। तो उन दोष में इसमें क्या है, इस विधि में व्यक्ति के वातावरण को नियंत्रित करने की कठिनाई होती है। मतलब व्यक्ति को अगर हम किसी स्पेसिफिक प्लेस पे लाते हैं, या मान लो किसी जगह हम जाके उसका कलेक्शन करते हैं, तो स्पेसिफिक प्लेस का होना ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे हम डाटा कलेक्शन करते हैं वहाँ पे वो वातावरण उस व्यक्ति के लायक हो। ठीक है, क्या होता है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को कहीं अगर हम लेके आते हैं तो वो व्यक्ति भयभीत हो जाता है और अपने जो उसका डाटा कलेक्शन होता है वो कहीं न कहीं प्रभावित होता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि वातावरण का इम्पोर्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद में हम देखते हैं इस विधि का प्रयोग प्रयोगशाला की अस्वाभाविक परिस्थिति में होता है। मतलब एक्सपेरिमेंट मोस्टली जितने भी होते हैं वो प्रयोगशाला के माध्यम से होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रयोगशाला और नॉन प्रयोगशाला, मतलब दोनों जगह पे हम इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाते हैं। जबकि जो जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो प्रयोगशाला में ही होने चाहिए, और प्रयोगशाला का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए क्या होता है, हम उतनी प्रयोगशालाएं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत स्कूल कॉलेजों में नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। इसलिए जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट का सबसे ज़्यादा दोष है। इसके बाद में यह भी स्वतंत्र विधि नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसमें कई विधियों का प्रयोग होता है। मतलब एक्सपेरिमेंटल विधि में हम क्वेश्चन के माध्यम से भी उसको पूछ सकते हैं, उसका इंटरव्यू भी ले सकते हैं, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य विधियों में इसको हम इनबिल्ड करते हैं। मतलब पुरानी जो विधियां हैं
उन विधियों का भी इसमें समावेश पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यह विधि सामाजिक विज्ञानों के में सीमित तथा प्राकृतिक विज्ञानों में अत्यधिक सिद्ध होती है। मतलब हम कह सकते हैं जो मानविकी वर्ग होते हैं, जैसे समाज, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो मानविकी वर्ग होते हैं इनमें इसका उपयोग बहुत कम होता है। जबकि प्राकृतिक विज्ञान जो होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर हम बात करते हैं तो उसमें इसका यूज ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इसमें क्या होता है, सैंपल जो होता है प्रयोगशाला में ही एक्सपेरिमेंट होता है। तो इस प्रकार से ये कहें ये पूरी तरीके से प्राकृतिक विज्ञानों पे डिपेंड विधि है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें प्रत्येक मानसिक क्रियाओं का अध्ययन संभव नहीं है, जैसे अचेतन मानसिक क्रियाओं का। ठीक है, इसमें कहा गया व्यक्ति की जो अचेतन मानसिक क्रियाएं होती हैं इसका इसमें प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है, तो उसका चंचल में बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि इसमें ये क्या है कि व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का इसमें जो इस विधि के माध्यम से हम सही तरीके से पता नहीं लगा सकते। इसमें प्रयोगशाला में सामाजिक तथा संवेगात्मक स्थिति का निर्माण नहीं कर सकते। मतलब जो व्यक्ति के आंतरिक चीज़ें होती है, संवेगात्मक हो गया या उसके सामाजिक तथ्य हो गए, उनका हम प्रयोगशाला के माध्यम से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सारे इसमें क्या है, इस विधि में दोष हैं। वास्तविक रूप से कोई भी विधि होती है अपने जो उद्देश्य होते हैं उसको लेके चलती है, लेकिन उद्देश्यों में जिस प्रकार से उसको सब्जेक्ट मिलता है या जिस प्रकार से उसको जिस पे हम अध्ययन करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रखता है सारी विधियों में। क्योंकि जब तक जो जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सही तरीके से हमको डाटा प्रोवाइड नहीं कराएगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि जो डाटा कलेक्शन होगा, जो डाटा कलेक्शन हमारा उसी से प्रभावित होगा और सही तरीके से डाटा नहीं मिल पाता है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि सरकारें बहुत तरीके के डाटा के लिए अपने सैंपल भेजती है लोगों के पास, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराती है, बहुत सारी एजेंसियां लगाती है, लेकिन क्या होता है उसको डाटा जो होता है वो 100% सही नहीं मिल पाता है। कहीं 60%, कहीं 70%, कहीं 80% तक उसको रेलिवेंस मिलता है, लेकिन क्या होता है कि 100% डाटा जो होता है सही तरीके से नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं बहुत सा जो जितनी भी विधियाँ हमारे पास हैं उन सारी विधियों का हम इम्प्लीमेंट अपने अपने रिसर्च के माध्यम से करते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, बालक के विकास के लिए या बालक की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम सारी विधियों को इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे की जो शिक्षा दीक्षा है या उसको अच्छे वे में ला सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे लेक्चर को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे क्लासेस को या हमारी कोचिंग के टेस्ट क्विज और लेक्चर्स को ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग संस्थान के नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं।